हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर दिया है और वहीं सेकंड बुक का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। आज हम उस सेकंड बुक का हम सेकंड चैप्टर कवर करने वाले हैं जो टोटल 3 मार्क्स कवर करता है। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को एंड जल्दी से जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर 2 का नाम है ह्यूमन सेटलमेंट यानी मानव बस्तियाँ, और ये टोटल कितने मार्क्स कवर करता है। टोटल करता है 3 मार्क्स कवर। तो इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। तो ह्यूमन सेटलमेंट क्या है कि वही जहाँ पे लोग रहते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स अ ग्रुप ऑफ हाउसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स और साइज वेयर ह्यूमन लिव। यानी ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या है कि उन घरों का एक ग्रुप जो साइज में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं। मानव बस्ती से तात्पर्य विभिन्न प्रकार या आकार के घरों के समूह से है जहाँ मनुष्य रहते हैं। टू डेवलप अ सेटलमेंट ह्यूमंस बिल्ड हाउसेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी घर तो बनाएंगे, घर के साथ साथ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे, जैसे रोड, रेल, ट्रांसपोर्ट सब। टू सपोर्ट देयर इकोनॉमिक बेस एंड कंट्रोल अ पर्टिकुलर लैंड। यानी उस एरिया को कंट्रोल भी तो करना है। तो किसी बस्ती को विकसित करने के लिए मनुष्य अपने आर्थिक आधार को सहारा देने और किसी विशेष भूमि पर नियंत्रण रखने के लिए घर और अन्य बुनियादी ढांचा बनाते हैं। द ह्यूमन सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, यानी ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट में एक गाँव जहाँ पे हम मेनली अगर कोई एक्टिविटी करेंगे तो वो होगी एग्रीकल्चर, खेती करेंगे। द वेरियस फैक्टर कंडीशन रेस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट इन इंडिया आर एज फॉलोज। यानी अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है, फिजिकल फैक्टर यानी भौतिक कारण। क्या हो सकता है कि टेरेन कैसा है, वहाँ की भूभाग कैसा है, माउंटेनियस है, प्लेन है, डेजर्ट है, पेनिनसुला है, कैसा है। एल्टीट्यूड यानी कितनी ऊंचाई पे बसा हुआ, ज़्यादा ऊंचाई पे बसा होगा तो वो कम लोगों के रहने की जगह होगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। खेती भी ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक नीड क्या है, खेती। खाना होगा तो ही तो लोग रह पाएंगे, खाना पानी। अगला है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीम क्लाइमेट में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी बार बार यही आते हैं फिजिकल फैक्टर में कि पानी होना चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए, सोइल कैसी है, टेरेन कैसा है, लैंडफॉर्म कैसा है। कल्चरल फैक्टर कैसे हैं वहाँ के, यानी सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, कास्ट, रिलीजन, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करेंगे। अगला क्या है, सिक्योरिटी फैक्टर। सिक्योरिटी फैक्टर में क्या आएगा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी डिफेंस अगेंस्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी इनकी संपत्ति और जीवन को कोई खतरा ना हो। रूरल सेटलमेंट को ओवरऑल हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो रूरल सेटलमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। क्या है, क्लस्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्लस्टर सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, हेमलेटेड सेटलमेंट एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुच्छित बस्ती। तो हिंदी में तो डायरेक्टली चलो गुच्छित माने गुच्छे में रहती है। अर्ध गुच्छित यानी गुच्छित तो है पर आधा गुच्छा है, छोटे छोटे अलग अलग रह रहे हैं। आगे क्या है, पल्लीकृत बस्तियाँ। पल्लीकृत मतलब कि ट्राइबल एरियाज में जैसे होती हैं। और एक आखिरी बस्ती जैसे माउंटेनियस रीजन पे मिलेंगी कि बिल्कुल दूर दूर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट यानी गुच्छित बस्तियाँ। द क्लस्टर रूरल सेटलमेंट इज अ कॉम्पैक्ट और डेंसली बिल्टअप एरिया, यानी इस एक कोई एरिया फिक्स होगा, वहाँ पे अलग अलग घर बने हुए यहीं पे रहते हैं। और इसका एक और पार्ट होता है कि रहने का रेजिडेंशियल एरिया अलग होगा और एग्रीकल्चर या पेस्चर लैंड अलग एरिया में होती होगी। ठीक है, तो गुच्छित ग्रामीण बस्तियाँ घरों का एक सघन या घनी आबादी वाला क्षेत्र है। द जनरल लिविंग एरिया यानी जहाँ पे लोग रह रहे हैं। द जनरल लिविंग एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म्स एंड पेस्चर, यानी जहाँ पे खेती करेंगे या चराएंगे अपने पशु को, वो एरिया अलग होता है, जहाँ रहते हैं वो अलग होता है। यह आवासीय क्षेत्र आप आसपास के खेतों और चरवाहों से, चारागाहों से भिन्न होता है। कहाँ पे मिलता है, सच सेटलमेंट्स आर फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन। फर्टाइल एलुवियल प्लेन में तो मिलेगा, तभी तो हम इतनी लार्ज सोसाइटी को एक साथ रख पाएंगे। एलुवियल जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे खेती हम लार्ज स्केल पे कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल होती है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ऐसा मिलता है। इस प्रकार की बस्तियां आमतौर पर उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। समटाइम्स इनके अलावा भी कुछ रीजन्स हो सकते हैं कि जब लोग क्लस्टर्ड सेटलमेंट में गुच्छित बस्तियों में रहते हैं। जैसे बुंदेलखंड रीजन में चले जाए तो बुंदेलखंड रीजन्स में लोग डाकुओं के डर से गुच्छित बस्तियों में रहते हैं कि अगर हम एक साथ ज़्यादा लोग रहेंगे तो हमारे ऊपर कम अटैक होगा। दूसरा क्या होता है, राजस्थान में क्यों रहते हैं कि पानी का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कर सकें। ज़्यादा दूर दूर रहेंगे, पानी रिसोर्सेज है नहीं तो फिर भी नहीं रह पाएंगे। तो समटाइम्स अलग रीजन भी, तो समटाइम पीपल लिव इन दीज टाइप्स ऑफ सेटलमेंट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स, यानी बुंदेलखंड एरिया में यहाँ पे होता है, बुंदेलखंड में। एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये कहाँ पे होता है, राजस्थान में। यानी कभी कभी लोग सुरक्षा कारणों और जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए इस प्रकार की बस्तियों में रहते हैं। आगे क्या है, सेमी क्लस्टर्ड, यानी कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ ऐसे बसे हुए।
दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट आर जनरली फाउंड इन एरिया विद लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज फॉर सेटलमेंट, यानी जहाँ पे ज़्यादा ज़मीनें नहीं है, जैसे पहाड़ों के किसी एक एरिया में चले जाए तो वहाँ पे ऐसे मिलेगा, कुछ घर यहाँ है, कुछ घर यहाँ है, कुछ घर यहाँ है। इस प्रकार की बस्तियां आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां बसावट के लिए भूमि संसाधन सीमित होते हैं। जनरली लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी, यानी जो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है और डोमिनेंट है, वो कहाँ रहेगी, वो सेंट्रल पार्ट में रहेंगी, बाकी उनके आजू बाजू में रहेंगी। ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज वेयर एज द पीपल ऑफ लोअर स्टेटस इन सोसाइटी एंड मीनियल वर्कर सेटल ऑन द बॉर्डर ऑफ द विलेज, यानी मेन सेंट्रल एरियाज में रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रहेगा और आसपास को रहेंगे जो या तो छोटा मोटा काम करते हैं या उनके खेतों में लेबर का काम करते हैं, वो साइड वाले एरियाज में रहेंगे। सच सेटलमेंट आर वाइड स्प्रेड इन गुजरात प्लेन में बहुत है और राजस्थान में ऐसी सेटलमेंट हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार की बस्तियां गुजरात के मैदानी इलाकों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्या है, हेमिल्टेड सेटलमेंट यानी पल्लीकृत सेटलमेंट। दीज सेटलमेंट आर पार्ट ऑफ लार्जर विलेज दैट हैव स्प्लिट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, यानी वो बड़ा बड़ा गांव है बट उसी में अलग अलग ग्रुप में लोग रह रहे हैं, कि जैसे एक कास्ट के लोग एक साथ रह रहे हैं, एक रिलीजन के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो वो हेमिल्टेड ग्रुप्स हो गए। इवन दो दीज ग्रुप्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर दे ऑल शेयर द सेम विलेज नेम, यानी गाँव का नाम सबका सेम ही है, बस वो रहते हैं कि गाँव के एक हिस्से में अलग लोग रह रहे हैं, एक हिस्से में अलग हो रहे हैं। ये बस्तियां एक बड़े गाँव के हिस्से हैं जो छोटे छोटे घरों के समूहों में बट गए हैं। हालांकि ये समूह एक दूसरे से अलग है, फिर भी इन सभी का गाँव का नाम एक ही है। दीज यूनिट्स आर लोकली कोल्ड, यानी लोकल नेम भी होते हैं इनके, पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धानी एटसेट्रा, ये लोकल नेम से इनको बुलाया जाता है इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इन इकाइयों को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय रूप से पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धानी आदि कहा जाता है। सच विलेज आर जनरली फाउंड इन द मिडल एंड द लोअर गंगा प्लेन में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज में मिलेंगे। लास्ट क्या है, डिस्पर्स सेटलमेंट। इसके तो एकाकी बस्तियां यानी बहुत दूर दूर बसे हुए हैं, कि एक घर यहाँ है तो दूसरा घर वहाँ है, डिस्पर्स्ड है, फैले हुए हैं। इन इंडिया डिस्पर्स्ड एंड आइसोलेटेड सेटलमेंट आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हट्स यानी झोपड़ी और सिंगल हाउसेज दैट आर सेपरेटेड अपार्ट, दूर दूर बसे हुए हैं। भारत में बिखरी हुई और अलग थलग बस्तियां झोपड़ियों के छोटे समूह या एकल घर होते हैं जो एक दूसरे से काफी दूर फैले होते हैं। दीज कैन बी फाउंड इन रिमोट जंगल्स, यानी ट्राइबल एरिया, रिमोट जंगल्स में रहेंगे, स्मॉल हिल्स विद फार्म्स एंड पेस्चर ऑन द नियर बाय स्लोप्स। ये दूरस्थ जंगलों या छोटी पहाड़ियों पर पाए जा सकते हैं जिनके आसपास की ढलानों पर खेत या चारागाह होते हैं, यानी खेत भी आसपास ही है, जैसे माउंटेन पे है तो नीचे स्लोप पे उनके खेत है तो वहीं पर रैली, वहीं पे ऊपर उनका घर है। एक्सट्रीम डिस्पर्सन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफन कोज्ड बाय द फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ लैंडफॉर्म एंड लैंड रिसोर्स। फ्रेगमेंटेड माने टुकड़ों में बटा हुआ है। बस्तियों का अत्यधिक फैलाव अक्सर भू-आकृति और भूमि संसाधनों खंडित रूप में, कुछ यहाँ पे है, कुछ वहाँ पे, कुछ वहाँ पे, तो जहाँ जहाँ पे चीजें हैं वहीं पे लोग बस रहे हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं, मेघालय में मिलेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल के कुछ क्षेत्रीय मैदानों में ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं। अब ये क्या था, ये चारों थे रूरल सेटलमेंट्स के डिवीजन। अब हम पढ़ेंगे अर्बन सेटलमेंट। दीज सेटलमेंट्स आर कॉम्पैक्ट एंड लार्ज इन साइज, जैसे जितने भी अर्बन सेटलमेंट होंगे वो कॉम्पैक्ट एकदम पैक और बड़े बड़े साइज में होंगे। पीपल लिविंग इन अर्बन सेटलमेंट परफॉर्म नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये हमें याद रखना है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, वो गैर कृषि काम कर रहे हैं, ठीक है, गैर कृषि गतिविधि। ये क्योंकि रूरल एरियाज में हम मैक्सिमम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, बट वहीं अर्बन एरियाज में हम नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेंगे, यानी वो काम करेंगे जिसमें खेती इन्वॉल्व नहीं है, खेती के अलावा बाकी काम करेंगे। अब हमें पढ़ना है कि भारत में जो टाउन्स है, जो शहर है, उनका विकास कैसे हुआ। तो टाउन्स हैव बीन डेवलप्ड एंड फ्लरिश इन प्री हिस्टोरिक टाइम, यानी जब तक हमने लिखना भी नहीं सीखा था ढंग से, या जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो तब से वो टाउन्स है। तो तब कौन से टाउन्स है, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वर फाउंड इन इंडिया। भारत में प्रागैतिहासिक काल से ही शहरों का विकास और समृद्धि होती रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर पाए गए। अब शहरों के इवोल्यूशन के आधार पे ही हमने इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशन इंडियन टाउन्स में बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स, यानी विभिन्न कालों में हुए विकास के आधार पर भारतीय शहरों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले क्या है, टाउन बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन, कि उनका इवोल्यूशन किस टाइम पीरियड में, और दूसरा क्या है कि वो किस चीज के लिए होते हैं, फंक्शन के बेसिस पे डिवीजन कर दिया। तो अगर हम जब कालक्रम के विकास के आधारित करेंगे तो सबसे पहले आएंगे एंशियंट टाउन्स। एंशियंट टाउन्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पटना हो गई, हमारा प्रयागराज हो गया, ठीक है, ये क्या है, एंशियंट टाउन है, पुराने टाइम से विकसित होते हैं। और जैसे पटना पाटलिपुत्र हुआ करती थी ना, अशोकन एम्पायर जब हम पढ़ेंगे तो उसकी कैपिटल। मिडाइवल टाउन्स कौन से हैं, जो इन एंशियंट टाउन्स के रूइंस, यानी इनके जो छोटी मोटी चीज़ें बची थी उन्हीं के ऊपर बने आगे चल के,
जैसे जयपुर या लखनऊ, ये कौन से मिडाइवल टाउन्स। मॉडर्न टाउन्स कौन से हैं, मॉडर्न टाउन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्यों, क्योंकि ये यूरोपियंस ने डेवलप किए, जैसे कि चेन्नई, बॉम्बे एक्सेट्रा। तो ये टाउन्स किसने डेवलप किए, यूरोपियंस ने, और उनका मेन टारगेट क्या था इनको डेवलप करने का, कि अपनी ट्रेड को और फ्लरिश कराना है। वहीं अगर हम फंक्शन पे बात करें तो पहला क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जो है प्रशासन होता है, जैसे दिल्ली हो गई, जैसे चंडीगढ़ हो गया, तो ये क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स है। ठीक है। इंडस्ट्रियल टाउन्स क्या है, कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हो, जैसे भिलाई, जमशेदपुर, जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हो ना, इंडस्ट्रियल टाउन बोल दिया। आगे क्या है, कॉमर्शियल टाउन, यानी जहाँ पे वाणिज्यिक नगर है, यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, व्यापार कर रहे हैं, व्यापारिक सेंटर बन गए हैं वो। अगला क्या, माइनिंग टाउन्स। माइनिंग टाउन्स क्या है, कि जहाँ पे हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं और वहाँ पे हम काम करते हैं, रिसोर्सेज निकालते हैं, तो उन्हें हमने माइनिंग टाउन बोल दिया। कहाँ मिलेंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में मिलेंगे। ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, जैसे रायपुर हम बोल सकते हैं। ठीक है। झारखंड में मिलेंगे। अगला क्या है, टूरिस्ट टाउन। टूरिस्ट टाउन कैसे होता है, कि हमें कहाँ मिलेंगे, टूरिस्ट प्लेसेस पे, जैसे कि JNK में मिलेगा, ठीक है, उत्तराखंड में मिलेगा, तो वो टूरिस्ट टाउन्स है। आगे क्या है, एजुकेशनल टाउन्स। एजुकेशनल टाउन्स क्या है, कि जहाँ पे एजुकेशन अच्छी हो, जैसे रुड़की, रुड़की हो गया, या हम बोले अलीगढ़ हो गया, दिल्ली भी एजुकेशन टाउन बोल सकते हैं, यहाँ पे भी है, पटना हो गया। ठीक है। आगे क्या है, कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे आर्मी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आर्म्स एंड एमुनेशन को हम स्टोर करते हैं। ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि अम्बाला। ठीक है। तो ये फंक्शन के बेसिस पे डिफाइंड है। ये क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, इसको समझना जरूरी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन इज टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन सस्टेन। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी रोड्स, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रोज अच्छी प्रोवाइड करें। क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, यानी ऐसा एनवायरनमेंट ना हो जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो। क्लीन एनवायरनमेंट होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम ज़्यादा नेशन डेवलपमेंट में सपोर्ट कर पाएंगे। एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मूलभूत बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को जीवन बेहतर गुणवत्ता प्रदान करते हैं। वन ऑफ द फीचर क्या है स्मार्ट सिटी का, टू अप्लाई स्मार्ट सोल्यूशन, यानी नए नए सोल्यूशन ढूंढ के लाने नए नए प्रॉब्लम्स के लिए, टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू मेक देम बेटर, कि उन्हें और बेहतर कैसे बनाया जाए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे लाना है, कि डुअल ब्रिज बनाने, नीचे उसके लिए गाड़ी के लिए, ऊपर मेट्रो के लिए। तो क्या होगा कि सेम स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं बट वहाँ से हम कंजेशन को रिड्यूस कर रहे हैं। तो नए नए सॉल्यूशन ढूंढ के लाने। स्मार्ट शहरों की विशेषता यह है कि बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने में उनमें स्मार्ट समाधान लागू किए जाते हैं। द फोकस ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन इज ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज की नीड्स को तो पूरा करना है, बट आज की नीड्स को फुलफिल करने के चक्कर में हम आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को फिनिश ना कर दें। वहीं इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कि जब हम डेवलपमेंट करें तो उसमें सबको इंक्लूड करें, सोसाइटी के हर सेक्शन को इंक्लूड करें। ये ना करें कि जब डेवलपमेंट हो रही है तो सोसाइटी के एक वर्ग को उसका फायदा मिल रहा है, नहीं, उसका फायदा हर वर्ग को जब मिले तो उसे बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य सतत और समावेशी विकास पर केंद्रित है। तो ये छोटा सा ही चैप्टर था, ये हमने कवर कर लिया, बट ये छोटा सा चैप्टर टोटल 3 मार्क्स कवर करता है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर को फिनिश करेंगे और इनके इंपॉर्टेंट PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम से पहले इनका रिवीजन कर सकें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स पे स्कोर कर सकें। थैंक यू।